हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हिमानी और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, टारगेट हाई बुक की सीरीज में नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूं एमसीक्यूज का। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। नॉरसेट, आरआरबी और जितने भी नर्सिंग के एग्जाम्स आने वाले हैं, जो भी गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट हो रही है उन सभी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। टोटल 30 क्वेश्चन रहेंगे टारगेट हाई की बुक की एमसीक्यूज की सीरीज में। Question number 1. Name the nerve which is more likely to get injured in improper dorsogluteal IM injection. Options दिए हुए हैं A. Peroneal, B. Sciatica, C. Brachial and D is femoral. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिएटिका नर्व। फ्रेंड्स, जो शिएटिका नर्व होती है उसका जो रास्ता होता है वो जो हमारा इंजेक्शन की साइट होती है डोर्सोग्लूटियल में, उसी के बिल्कुल टच होके गुजरता है। तो इट पासेस थ्रू द टॉप ऑफ द ग्लूटियस मसल्स। इसीलिए बहुत ही केयरफुली हमें इंजेक्शन की साइट को लोकेट करना होता है डोर्सोग्लूटियल मसल में। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज शिएटिका नर्व। Question number 2. Method used while administering irrigating medications via IM route. Options दिए हैं Z-track method, B is deep IM method, C is scaling method and D is all of the above. तो जो भी इरिटेटिंग मेडिकेशंस होती हैं लाइक आयरन इंजेक्शन, आयरन सप्लीमेंट्स जो होते हैं वो डीप आईएम दिए जाते हैं और वो जेड ट्रैक, मतलब इट शुड बी गिवन इन जेड ट्रैक मेथड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो इरिटेटिंग मेडिकेशंस हैं एक्चुअली इरिटेट करती हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू को। तो अगर प्रॉपरली मसल में नहीं जाती हैं तो ऊज आउट होके सबक्यूटेनियस टिश्यू में चली जाती हैं, जिससे काफी इरिटेशन हो सकती है पेशेंट को और एब्सेस भी हो सकता है। तो ये एक कारण है कि हम इरिटेटिंग मेडिकेशंस को आईएम इंजेक्शन रूट से देते हैं और डीप आईएम देते हैं। और अगर जेड ट्रैक मेथड रूट फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छा होता है। तो ऑप्शंस दिए हैं जो यहाँ पे जेड ट्रैक मेथड, डीप आईएम रूट, स्केलिंग मेथड। तो इसमें से करेक्ट आंसर है जेड ट्रैक मेथड। क्वेश्चन नंबर 3. The following statement is true about Z-track method of injections. ऑप्शंस दिए हैं ए पेनलेस, बी प्रिवेंट लीकेज ऑफ मेडिकेशन इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू, सी इजी टू एडमिनिस्टर एंड डी ए टाइप ऑफ इंट्राडर्मल इंजेक्शन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिवेंट लीकेज ऑफ मेडिकेशन इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू, जो कि ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4. इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड? ऑप्शंस दिए हैं ए इज ब्लीडिंग हेमरॉइड, बी इज हेमरेज, सी इज कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर एंड डी इज हीमोफीलिया। तो करेक्ट आंसर है हमारा कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में वैसे ही कार्डियक मसल्स के ऊपर और हार्ट के ऊपर इतना लोड हो जाता है ब्लड का कि वो पुश आउट नहीं कर पाता है उसको। इसीलिए हम उसको ओवरलोड अवॉइड करने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन अवॉइड करते हैं, और विच इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन कंजस्टिव कार्डियक फेलियर, सीसीएफपी जिसको बोलते हैं। Question number 5. Which of the following equipment is the most essential to prevent the risk of cardiac dysrhythmias in a patient receiving multiple transfusion of blood? ऑप्शंस दिए हुए हैं ए इज ईसीजी मशीन, बी इज कार्डियक मॉनिटर, सी इज ब्लड वार्मर एंड डी इज सिरिंज पंप। यहाँ पे बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि विच इक्विपमेंट इज द मोस्ट असेंशियल टू प्रिवेंट, जो प्रिवेंट करेगा किसको? रिस्क ऑफ कार्डियक डिसरिथमियाज को। तो यहाँ पे जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं ऑप्शंस में, ईसीजी मशीन असेंशियल है वाइल अगर कोई इमरजेंसी होती है, कार्डियक इमरजेंसी, या हमें जैसे डिसरिथमियाज मतलब पता चल गए हैं और हमें ईसीजी देखना है पेशेंट का उस टाइम पे, दैट इज इम्पोर्टेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब ऑलरेडी एरिथमियाज हो रहे हैं पेशेंट को। लेकिन कार्डियक मॉनिटर कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करेगा कार्डियक फंक्शन की वाइल ट्रांसफ्यूजन। बट जो ब्लड वार्मर है वो असेंशियल है टू प्रिवेंट रिस्क ऑफ डिसरिथमिया, क्योंकि जब हम मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन करते हैं पेशेंट को और अगर कोल्ड ब्लड चला जाता है विच इज नॉट एट द रूम टेम्परेचर,
अगर वो हम ट्रांसफ्यूज कर देते हैं पेशेंट को, तो ड्यू टू दैट कोल्ड ब्लड पेशेंट को एरिथमियाज और डिसरिथमियाज डेवलप हो सकते हैं। तो just to prevent this condition, we need to make the temperature of the blood to the room temperature. And we can say that we need to warm the blood. अगर हमारे पास ब्लड वार्मर ऑलरेडी है वार्ड में, तो हम यूज कर सकते हैं उसको टू मेक द ब्लड वार्मर टिल द बॉडी टेम्परेचर। तो अगर बॉडी टेम्परेचर पे ट्रांसफ्यूजन करेंगे हम ब्लड का और मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन हो रहे हैं, तो पेशेंट को डिसरिथमियास होने का रिस्क कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ब्लड वार्मर इज द करेक्ट आंसर। 6th क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक ड्यूरिंग IM इंजेक्शन प्रिवेंट्स helps to prevent the leakage of medication from the tissues? A है massaging the skin and with antiseptic solution before injection. B is stretching the skin. C is administration at an angle of 90 degrees and D is slow push of the injection. करेक्ट आंसर इसका रहेगा बी ऑप्शन, स्ट्रेचिंग द स्किन। स्ट्रेचिंग स्किन जब हम स्ट्रेच करते हैं स्किन को, तो क्या होता है, जेड ट्रैक मेथड में हमारा इंजेक्शन जाता है। हम जेड ट्रैक कैसे करते हैं, जो स्किन है उसको स्ट्रेच करेंगे और फिर IM इंजेक्शन देंगे, तो इट विल ऑटोमेटिकली गो टू जेड ट्रैक टेक्निक। क्योंकि जब स्किन को रिलीज करते हैं तो वो जिगजैग फॉर्मेशन जेड ट्रैक ऑलरेडी फॉर्म हो चुका होता है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द जेड ट्रैक। और यहाँ पे अगर ऑप्शन देखेंगे तो बी इज करेक्ट, स्ट्रेचिंग द स्किन। क्वेश्चन नंबर 7, कॉमनली यूज सोल्यूशन फॉर माउथ केयर इन इंडिया। इंडिया में इनमें से कौन सी सोल्यूशन माउथ केयर के लिए यूज होती है? ऑप्शन नंबर 1 ए जो है ऑप्शन, पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन which is also known as KMNO4 as chemical formula. इसका स्ट्रेंथ दिया हुआ है 1:5000. B is hydrogen peroxide 1:8. Then C is sodium chloride 1 teaspoon to 1 pint of water and D is all of the above. तो यहाँ पे देखा जाए तो सारी जो सॉल्यूशंस हैं वो माउथ केयर के लिए यूज होती हैं इंडिया में। तो ये जो है ऑलरेडी फॉर्म्ड जो है सॉल्यूशंस अवेलेबल होती हैं विद सम डिफरेंट ट्रेड नेम्स। तो ये सारी सॉल्यूशन केमिकल फॉर्मूला इनका यही रहता है, जो मतलब हम लोग यूज करते हैं कॉमनली माउथ केयर के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, द एप्रोप्रिएट नीडल साइज फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है और मैं फिर बताना चाहूंगी। द करेक्ट साइज फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन एज वेल एज फॉर ब्लड डोनेशन इज 16 to 20. 16 to 20 गेज नीडल का साइज इसीलिए लिया जाता है क्योंकि ब्लड के जो सेल्स होते हैं वो उसमें क्लॉग ना करें नीडल में और ब्लॉक ना करें। तो अगर हम थिन नीडल का साइज लेंगे, ल्यूमेन थिन लेंगे, जैसे 18 to 24 या फिर 22 to 96, तो बहुत ही थिन हो जाएगा और इसमें क्लॉगिंग के कारण क्लॉट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द नर्स हैज टू एडमिनिस्टर ईयर ड्रॉप टू अ पेशेंट। हाउ डज द नर्स पुल द पेशेंट्स ईयर? यहाँ पे जो पेशेंट है वो 7-year-old बॉय है, तो कैसे पुल करना है ईयर को? ऑप्शंस दिए हैं, A is outward, B is backwards, C is upward and outward and D is upward and backward. तो करेक्ट ऑप्शन इसमें रहेगा upward and backward, ऑप्शन डी। हमें जो ईयर है उसको अपवर्ड पुल करना है और बैकवर्ड। ऐसा क्यों करना है हमें? ताकि जो ईयर कैनाल है वो स्ट्रेटन हो जाए और हमारी मेडिकेशन जो है डेस्टिनेशन पर इजीली पहुंच पाए। तो हमें जो पिन्ना होता है उसको अपवर्ड एंड बैकवर्ड स्ट्रेटन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 7, कॉमनली यूज सॉल्यूशन फॉर सॉरी क्वेश्चन नंबर 9th पर आ गए हम लोग, सॉरी 10th। रीजन फॉर एडमिनिस्ट्रिंग फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, जिसको हम FFP भी बोलते हैं, फॉर अ पेशेंट एडमिटेड आफ्टर हैवी ब्लीडिंग रिलेटेड टू रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट इज। ऑप्शंस हैं, A to increase platelet count and treat platelet dysfunction, B is to provide clotting factors, C is to increase hemoglobin and D is to increase hematocrit. तो ऑप्शन डी जो है और जो सी ऑप्शंस हैं वो तो ऑटोमेटिक गलत हो ही जाते हैं।
अगर हम प्लाज्मा दे रहे हैं तो हिमेटोक्रिट भी इंक्रीज नहीं होगा और हीमोग्लोबिन भी इंक्रीज नहीं होगा। तो जो ए और बी ऑप्शन बचते हैं उन्हीं में से कोई करेक्ट होगा। अगर ऑप्शन ए देखते हैं तो इंक्रीज प्लेटलेट काउंट, तो वो भी गलत हो जाता है। फ्रोजन एफएफपी जो होता है, दिस इज नॉट टू ट्रीट और इंक्रीज द प्लेटलेट काउंट, क्योंकि उसमें तो प्लेटलेट होता ही नहीं है, प्लेन प्लाज्मा होता है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी इज करेक्ट, टू प्रोवाइड क्लोटिंग फैक्टर, क्योंकि क्लोटिंग फैक्टर जो है वो प्लाज्मा में ही होते हैं और एफएफपी दिया जाता है क्लोटिंग फैक्टर को इंक्रीज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, all of the following are the components of VAP care bundles। VAP मतलब ventilator associated pneumonia। ऑप्शंस दिए हुए, A is good hand hygiene practices, B is regular oral hygiene and patient for patient, C is ensure limited patient movement while on ventilator, and D is elevation of head end of the bed by 30 to 45 degrees। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इंश्योर लिमिटेड पेशेंट मूवमेंट व्हाइल ऑन द वेंटिलेटर। बाकी जो तीन ऑप्शंस हैं वो इंपॉर्टेंट हैं फॉर वैप बंडल, लेकिन जो इंश्योर पेशेंट को मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना इज नॉट आवर एम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, डिजॉक्सिन 75 mcg इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीग्राम्स। तो एक सीधा सा फॉर्मूला है कि 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1000 mcg। तो हमें कन्वर्ट करना है 1000 mcg को मिलीग्राम में, तो हमें 1000 से डिवाइड करना होगा। तो 75 mcg का बनेगा 0.075 मिलीग्राम्स। तो 0.075 यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, GTT इज एन एब्रीविएशन ऑफ। तो GTT जो एब्रीविएशन है वो किसके लिए है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, ड्रॉप, मिलीलीटर, लीटर, गैलन। तो करेक्ट आंसर है ड्रॉप्स, जो ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 14, द साइज ऑफ द इंट्रावेनस कैनुला यूज फॉर नियोनेट्स इज। ऑप्शंस दिए हुए हैं, 18 गेज, 20 गेज, 22 गेज या 24 गेज। तो करेक्ट आंसर है 24 गेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, साइज ऑफ इंट्रावेनस कैनुला फॉर नियोनेट्स। Question number 15, which of the following is a model based on an individual's relationship to stress, the reaction to it, and reconstitution factors that are dynamic in nature? Friends, ये कुछ क्वेश्चन जो है फंडामेंटल थ्योरीज से हैं, तो कुड बी डिफिकल्ट, क्योंकि जो हमने पहले क्वेश्चन करे हैं वो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से थे। अभी ये टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो चुका है, यहाँ पे फंडामेंटल नर्सिंग फंडामेंटल से क्वेश्चंस हैं, तो उसको केयरफुली सॉल्व करना है आपको। ऑप्शंस दिए हुए हैं इसके, पार्सेस ह्यूमन बिकमिंग थ्योरी, बी इज यूनिवर्सलिटी थ्योरी, सी इज रॉयज एडेप्टेशन मॉडल, एंड डी इज न्यूमैन सिस्टम मॉडल। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, न्यूमैन सिस्टम मॉडल। जो न्यूमैन सिस्टम मॉडल है वो एक होलिस्टिक अप्रोच है नर्सिंग थ्योरीज के लिए, और ये इट इज डेवलप्ड बाय द बेटी न्यूमैन हु डेवलप्ड दिस मॉडल, एंड उसने इंडिविजुअल और एनवायरनमेंट के बीच जो है रिलेशनशिप बताई है, एंड इट फोकसेस ऑन हाउ स्ट्रेसर इम्पैक्ट एन इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये स्ट्रेसर और इंडिविजुअल के बीच में रिलेशनशिप बता रहा है। तो this theory is called a Newman system model. Question number 16, the theory which intends to provide a unifying focus of approach a wide range of nursing concerns and for understanding fundamental nursing phenomena, the client, the environment, health and nursing is। अगेन फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर न्यूमन्स थ्योरी ऑफ नर्सिंग है। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस हैं ये थ्योरी बेस्ड हैं टोटली, तो हमें लर्न करना होगा इन थ्योरीज को, और आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ओनली वी कैन टेक आउट द करेक्ट ऑप्शन। तो अगर आपको ये याद नहीं रहेंगी तो मुश्किल हो जाएगा एग्जाम्स में क्लियर करना। तो आपको ये थ्योरीज भी पता होनी चाहिए, और किसने दी है थ्योरीज, कौन सी थ्योरी दी हुई है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से आपको जरूर पढ़ने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 17, द थ्योरी that involves care and help through which
The client attains total self care is. ये क्वेश्चन जो है एम्स रायपुर में 2019 के एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए नाइटिंगेल थ्योरी, बी इज ओरेम्स थ्योरी, सी इज पेप्लॉज थ्योरी एंड डी इज रॉयज थ्योरी। यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओरेम्स थ्योरी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, इन मास्लोज हायरार्की of physiological needs, the human need of greatest priority is. ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है। ए इज लव, बी इज एलिमिनेशन, सी इज न्यूट्रिशन एंड डी इज ऑक्सीजन। तो मास्लो ऑफ हायरार्की में फिजियोलॉजिकल नीड्स को हमें पहले फुलफिल करना है, जो हमारी फिजिकल बॉडी नीड्स हैं। तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन ही है यहाँ पे बॉडी नीड, न्यूट्रिशन भी बाद में आता है, पहले तो इंसान सांस लेगा तभी तो खाएगा। तो फिजियोलॉजिकल नीड इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी और क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 19, द हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड अकॉर्डिंग टू मास्लो ऑफ हायरार्की। यहाँ पे मास्लो ऑफ हायरार्की का मॉडल भी दिया हुआ है और इसमें पूछा हुआ हाईएस्ट नीड क्या है। तो सबसे पहले तो फिजियोलॉजिकल नीड्स है, देन सेफ्टी and health, then love and belongings, and then esteem and confidence, और सबसे लास्ट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो सबसे पहले जो है वो है फिजियोलॉजिकल नीड, तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, द फोर मेजर कॉन्सेप्ट्स इन नर्सिंग थ्योरी आर। ऑप्शन है नर्सिंग, फिजिशियन, एनवायरमेंट, पेशेंट। Then B is nursing, person, environment and cure. C is nursing, person, environment and health. And D is prevention, promotion, treatment and rehabilitation. तो ये जरूर आपने नर्सिंग थ्योरीज में पढ़ा होगा। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है, नर्सिंग, पर्सन, एनवायरमेंट एंड हेल्थ। जो नर्सिंग थ्योरी का जो चार इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, सबसे पहला तो नर्सिंग आ जाता है, जिसमें जो नर्स है वो अपनी स्किल से, अपने नॉलेज से और अपनी जो भी है स्टडीज से वो प्रैक्टिस करती है नर्सिंग और प्रोवाइड करती है केयर इंडिविजुअल को। देन पर्सन आ जाता है, जो कि एक पेशेंट है, जो कि क्लाइंट है आपका, जो कि कुड बी फैमिली और ग्रुप और कम्युनिटी। उसके बाद एनवायरनमेंट, जो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो सकते हैं, जो एक पेशेंट के अंदर और बाहर के एनवायरनमेंट है। और जो फोर्थ है वो है हेल्थ, ये टोटल होलिस्टिक हेल्थ को इंडिकेट करता है एंड फ्री विच इज फ्री फ्रॉम डिजीज। तो ये चार कॉन्सेप्ट है नर्सिंग थ्योरीज के। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Question number 21. Nursing is a theoretical body of knowledge that describes analysis and action to care for an ill person. This is proposed by, किसने ये थ्योरी दिया है? क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन ए कैलिस्टा रॉय इज द करेक्ट आंसर। Question number 22. Who defined that the nurse or patient relationship evolve 5 through orientation, identification, exploitation and resolution? यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, हिल्डिगार्ड पैप्लियो। फ्रेंड्स, ये टोटल जो क्वेश्चन है काफी थ्योरेटिकल हैं, आपको इसको लर्न करने की जरूरत है। Question number 23. A system model that focuses on the response of the client system to actual or potential environment stressors was developed by. तो ये again Betty Newman is the correct answer. Question number 24. Self-care theory was developed by. Self-care theory. तो यहाँ पे correct answer option A है, Dorothea Orem. Question number 25. Four conservation principles, that is energy, structural integrity, personal integrity and social integrity was described by. ऑप्शन जो करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर सी, लेविन। 26th question. A nurse enters a room and finds a client lying on the floor. Which action should the nurse perform first? Options हैं, ask the client what happened, B is call for help to get the client back in the bed, C is establish whether the client is responsive and D is assist the client back to the bed. तो सबसे पहले जो आपको देखना है वो है ऑप्शन सी, establish whether the client is responsive. अगर ऐसा कुछ होता है, पेशेंट फॉल होता है, तो हमें यही देखना होता है कि पेशेंट इज रिस्पॉन्सिव और नॉट, और उसके बाद ही हमें कॉल करना है हेल्प के लिए।
क्योंकि अगर पेशेंट को कहीं फ्रैक्चर है तो हमें वो भी हैंडल करना होगा। फर्स्ट तो हमें बेड पे नहीं लेटाना है पेशेंट को। क्वेश्चन नंबर 27, ऑल ऑफ द पिलो आर साइंस ऑफ कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट एक्सेप्ट, सभी साइंस कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट की हैं, इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इज constriction of pupil, B is immediate loss of consciousness, C is dilatation of pupil, and D is absence of pulse. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, constriction of pupil. Question number 8, the compression to ventilation ratio in adult CPR in case of single rescuer is, बहुत बार पहले भी बता चुकी हूं मैं इस क्वेश्चन को, 30:2 is the correct answer. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 30 हमें कंप्रेशंस देने हैं और फॉलोड बाय 2 वेंटिलेशंस. क्वेश्चन नंबर 29, द कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो इन एडल्ट सीपीआर इन केस ऑफ 2 रेस्क्यूअर, अगर 2 रेस्क्यूअर हैं तो कितना देना है? तो यहाँ पे 15:2, 15 कंप्रेशंस एंड 2 रेस्क्यू ब्रीथ. लास्ट क्वेश्चन, द कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो इन चाइल्ड और इन्फेंट इन केस ऑफ 1 रेस्क्यूअर, ये भी 30:2 है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. फ्रेंड्स, तीनों क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हैं, लेकिन यू शुड बी क्लियर अबाउट इट. तीनों के ऑप्शन आपको अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए, क्योंकि इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है. तीनों क्वेश्चन में से अगर आप कंफ्यूज, मतलब ये बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए भी दे सकते हैं एग्जामिनर, तो बी केयरफुल अबाउट देयर ऑप्शंस. फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. बट मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं, आपके लिए और अच्छे क्वेश्चंस लेकर आ सकूं टारगेट हाई बुक से. एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू, बाय बाय.